हेलो एवरीवन। 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। डेट शीट जो है वो आ चुकी हैं और स्कूलों में भी प्री बोर्ड्स कहीं कहीं पर स्टार्ट हो गए हैं या फिर कहीं कहीं पर होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। सर्दियां भी आ गई हैं और सर्दियों में कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। मन करता है कि बस रज़ाई में पड़े रहें और सोते रहें, आराम से गर्मा गर्म खाने को मिलता रहे। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी है कि आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। और आपने साल भर पूरे सेशन पढ़ाई की है सिर्फ इसीलिए कि आपको एक उस मंथ में जाकर बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं और आपको एक 10th की मार्कशीट, एक 10th की डिग्री ले लेनी है जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी, या 12th की डिग्री ले लेनी है जो कि आपके फ्यूचर या हायर एजुकेशन में बहुत काम आएगी। तो बोर्ड्स एग्जाम तो चलिए देने ही हैं, आपने साल भर कैसे भी पढ़ाई की है, ठीक है। और साल भर अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है, बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, तो भी आपके पास एक मौका रहता है। डेट शीट इसीलिए 1-1.5 महीने पहले, कभी कभी 2 महीने पहले भी टेंटेटिव डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी जाती हैं कि बच्चों, अगर अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो अब आंखें खोल लो। ये जो 1.5-2 महीने हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सफिशिएंट भी हैं आपकी जो भी लापरवाही रही है पूरे साल में उसको पूरा करने के लिए। तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं, मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स लाना किसको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको ये टेंशन होती है कि भाई हमने साल भर तो जैसे तैसे टर्म्स टेस्ट वगैरह जो हैं वो पास कर लिए, लेकिन अब बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रेशर है कि हमने साल भर सही से पढ़ाई नहीं की, तो कैसे पूरा का पूरा सिलेबस, कैसे 10 के 10 सब्जेक्ट, 11 के 11 सब्जेक्ट जो हैं उनको कवर किया जा सके सिर्फ 1.5-2 महीने में, जो कि बाकी बच्चे पूरे साल में कवर कर रहे थे, ठीक है। और इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो कन्फ्यूज़न रहता है। दूसरा, पेरेंट्स का और टीचर का प्रेशर रहता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये प्रेशर आप अपने दिमाग पे भी ले लेते हो, साथ ही साथ आपके सिलेबस का भी प्रेशर आ जाता है, तो इसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं, आपको बैलेंस बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट मैं एक सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूं कि आपको इसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूं एक पावर प्ले कोर्स, या पावर प्ले कह सकते हो आप, कि हम एकदम पावरफुल तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का पूरा करेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और वीडियो पूरा चैप्टर का एक होगा या कई पार्ट में होगा, वो डिपेंड करता है कि चैप्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा कि पता चला मैं 1.5-2 घंटे का वीडियो बना दूं और आपको समझ में ना आए। तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा और आपके एग्जाम से पहले पहले ज्योग्राफी का सिलेबस तो लगभग कंप्लीट करा ही दूंगा। आपको इसमें कोई भी परेशानी, कोई भी इफ एंड बट नहीं रह जाएगा, तो ट्रस्ट मी। एंड शुरू करते हैं हमारा ये कोर्स। आज हम पहला टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में सेक्शन 1 होता है या सेक्शन ए होता है ज्योग्राफी में, दैट इज टोपो शीट या सर्वे शीट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं टोपो शीट के बारे में। टोपो शीट एक तरह का मैप होता है, जिस तरह से आपने फिजिकल मैप देखे हैं या पॉलिटिकल मैप देखे हैं, उसी तरह से एक मैप होता है टोपो शीट। अब देखिए, फिजिकल मैप किसी कंट्री का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, या वर्ल्ड का भी हो सकता है, सॉरी, और पॉलिटिकल मैप भी वर्ल्ड का हो सकता है, शहर का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है। लेकिन जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं या जो टोपो शीट्स होती हैं, ये बहुत बड़े एरिया की नहीं बनती हैं, ये किसी छोटे एरिया की बनाई जाती हैं, क्योंकि इनमें डिटेलिंग बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में टोपो शीट है, हम टोपो शीट के इसेंशियल्स पढ़ेंगे, उनका जो भी फंडामेंटल्स हैं वो पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उतनी बात करेंगे जितनी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो टोपो शीट्स कैसी होती हैं, आपको पता है कि एक, आपको बुक में दिखा देता हूँ मैं, ये इस तरह का कुछ मैप होता है जिसमें कई सारे स्क्वायर्स बने होते हैं, इन स्क्वायर्स को कहा जाता है ग्रिड, ठीक है। अब क्योंकि बोर्ड पे बना के पढ़ेंगे तो सही से समझ में आएगा, तो टोपोग्राफिकल मैप का एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि उनके फंडामेंटल्स समझ में आ सकें। क्विक आप भी बना लो, मैं भी बना लेता हूं। सिंपल सा एक स्क्वायर बनाएंगे,
रफ स्केच ऑफ टोपो शीट। इस तरह से स्क्वायर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं आपके टोपोग्राफिकल मैप में। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर स्क्वायर है इसको हम कहते हैं ग्रिड। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड ग्रिड, ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर है। अब इसमें ये लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये क्या होती हैं? तो देखो, सबसे पहले तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं ईस्टिंग्स। ईस्टिंग्स क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां पे नंबरिंग करोगे 01, 02, ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो सर्वे शीट के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है। 03, 04, 05। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ यानी ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, अब क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है इसीलिए हम इसको कहते हैं ईस्टिंग। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको कहते हैं नॉर्दिंग। क्यों कहते हैं नॉर्दिंग? क्योंकि इनकी वैल्यू ऐसे बढ़ती है 01, 02, 03, 04, 05। किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? नॉर्थ के डायरेक्शन में बढ़ रही है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं नॉर्दिंग्स। क्लियर हो रहा है? दो चीजें क्लियर कर लीजिए, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कहते हैं ईस्टिंग्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम कहते हैं नॉर्दिंग्स। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें हैं? कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी जरूरी हैं, जो कि कांस्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे कि ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड का एरिया कितना है? ठीक है, ग्रिड का एरिया कितना है? सबसे पहले तो आप देखोगे कि ग्रिड जो है चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इस तरफ, 2 सेंटीमीटर इस तरफ, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो चारों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर है। तो मैप में ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड का एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ग्रिड का एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? चलो, अब ये जो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है मैप पर, ये रियल में कितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैप का स्केल कितना है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा टोपोग्राफिकल मैप है जो हमारी बुक्स में दिया हुआ है, उसका स्केल होता है 1:50,000। कितना होता है? 1:50,000। अब ये 1:50,000 क्या है? इसको हम कहते हैं RF। क्या कहते हैं? RF। क्लियर हो गया? अब देखो RF क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज RF। तो RF को हम बेसिकली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि RF का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? देखो, पेपर पर कोई भी डिस्टेंस, मान लो कि पेपर पर हमने एक लाइन खींच दी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो एक लाइन है ये कुछ ना कुछ तो डिनोट कर रही है। अब ये क्या डिनोट कर रही है? किसी एरिया को डिनोट कर रही है। अब 1 सेंटीमीटर पेपर की लाइन एरिया पर कितने बड़े एरिया को, यानी लैंड पर कितने बड़े एरिया को डिनोट कर रही है, वो हमें जाके पता लगाना पड़ेगा, या फिर हम स्केल से पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.5 किलोमीटर या फिर 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक, तो ये क्या है कि पेपर पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और लैंड पर 50,000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस बराबर है, ये सेम जगह का डिस्टेंस है, लैंड पर 50,000 सेंटीमीटर, पेपर पर 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का जो रेशियो है इसको हम कहते हैं RF, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर आपसे कोई पूछेगा कि RF क्या है? तो RF एक रेशियो है। किसके बीच का रेशियो है? पेपर पर किसी भी तरह की डिस्टेंस और उसी पॉइंट की डिस्टेंस लैंड पर जाकर जो हमें दिखती है, उन दोनों के बीच के रेशियो को हम कहते हैं RF, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और मैप में या टोपोग्राफिकल मैप में ये RF होता है 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर रिप्रेजेंटेटिंग 50,000 सेंटीमीटर ऑन लैंड। दिस इज कॉल्ड RF। समझ में आ गया? तो RF हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब जब हमारा RF 1:50,000 है, यानी कि अगर हम 50,000 को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी जब जीरो बहुत सारे हट जाएंगे।
तो हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर होता है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेटिंग 0.5 किलोमीटर यानी कि आधा किलोमीटर। ठीक है, अब आधा किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो 2 सेंटीमीटर से कितना रिप्रेजेंट होगा? 1 किलोमीटर। क्लियर? यहां मैंने आपको बताया कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पेपर पर यानी कि 1 किलोमीटर लैंड पर। तो यानी ये भी एक्चुअल में कितना होगा? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। ठीक है, चारों तरफ से 1 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड का जो एरिया है पेपर पर वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ अ ग्रिड ऑन लैंड, तो आप क्या बताओगे? 1 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा स्केल कितना है? 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर आधा किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया हो जाएगा हमारा कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कंटूर इंटरवल कितना है। अब कंटूर इंटरवल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंटूर किसे कहते हैं। व्हाट इज कंटूर? कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि मैप पर सेम हाइट के जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करती हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच कनेक्ट्स द पॉइंट्स ऑफ सेम हाइट ऑन टोपोग्राफिकल मैप। ठीक, दिस इज कॉल्ड कंटूर लाइंस। अब कंटूर इंटरवल क्या होता है? 2 कंटूर लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है या गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरवल, कि एक कंटूर लाइन के बाद दूसरी कंटूर लाइन कितने गैप पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहली कंटूर लाइन 20 पर है तो दूसरी 40 पर बनेगी, तीसरी 60 पर बनेगी, यानी क्या है ये? कंटूर इंटरवल। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंटूर इंटरवल ऑफ द मैप। ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया है, मुझे थोड़ा सा रफ करने दीजिए, आप जब तक नोट्स करिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं, या तो 0 मिलते हैं या तो पूरे मिलते हैं। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है डायरेक्शन निकालना, कि किसी भी जगह का डायरेक्शन किसी एक जगह से कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक जगह है A, कोई एक जगह है B, कोई है C, कोई है D, कोई है E, कोई भी जगह हो सकती है A B C D E। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B फ्रॉम C। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B फ्रॉम C। डायरेक्शन ऑफ B फ्रॉम C, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, इसको हम अभी रफ कर देंगे। आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है साउथ ईस्ट। सिंपल। अब आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है? पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम सी, यानी सी जो है, सी से बी का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, सॉरी मैंने डी पे मार्क कर दिया था। बी से सी का डायरेक्शन क्या है, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको ये डायग्राम अपने ध्यान में रखना है। ठीक, और फिर क्या देखना है कि सी से ये किस तरफ है। अब ये लाइन आपको किधर दिख रही है? ये नॉर्थ वेस्ट भी नहीं है, ये पूरी तरह से नॉर्थ भी नहीं है। ठीक है, देखो ये थोड़ी सी तिरछी होती तो हम नॉर्थ वेस्ट में ले लेते, लेकिन ये तिरछी नहीं है, ये थोड़ी सी सीधी जा रही है। तो क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ये क्लोज टू नॉर्थ है, तो हम क्या कह देंगे कि नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम सी। सी से जब हम बी का डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? नॉर्थ। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे एक दो बार आपको आ जाएगा। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस आता है 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब इसके लिए हमको फिर से एक रफ टोपोग्राफिकल मैप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि ग्रिड रेफरेंस है तो उसके लिए ग्रिड्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस होता है। ये दो तरह के ग्रिड रेफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 01, 02, 03, 04, 05। वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। 11, 12, 13, 14, 15 एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा टोपोग्राफिकल मैप। दोनों तरफ, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ एक तरफ नहीं होती है, दोनों तरफ होती है, तो मैं दोनों तरफ ही लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रफ टोपोग्राफिकल मैप। अब सपोज कि यहां पर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक फीचर है और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इसका 4 फिगर बताना है। ठीक है, 4 फिगर कैसे बताओगे? देखो, अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझा देता हूं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको एड्रेस डालना होता है। ठीक, अब आप एड्रेस में अगर डाल दो कि भाई हमें ये बुक ऑर्डर करनी है और हमारा डिलीवरी एड्रेस है इंडिया, तो बहुत ही मतलब वाहियात बात हो जाएगी कि इंडिया जो है बहुत बड़ा है और आप डिलीवरी एड्रेस में इंडिया डालोगे तो इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, उस स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, मोहल्ले हैं, कॉलोनीज़ हैं, आखिर कहाँ से आपके घर पे वो पार्सल आएगा? तो आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। आप डाल दो यूपी तो भी आपके घर में पार्सल पहुँचेगा नहीं बहुत आसानी से। आप, क्योंकि फ़ोन की सुविधा है तो आपसे बात कर लेगा, लेकिन अगर बात करने की सुविधा ना हो तो वो पार्सल आपके घर पर आ नहीं सकता है। ठीक है, अब आप सोचो कि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं डाल देता हूँ कि भाई चलो ठीक है, हम इंडिया नहीं डालेंगे, हम यूपी नहीं डालेंगे, हम लखनऊ डाल देते हैं। ठीक, तो हमने डाल दिया लखनऊ, फिर यूपी एंड इंडिया। तो चलो, इंडिया में आया, यूपी में आया, लखनऊ में भी आ गया। लेकिन अब लखनऊ में कहाँ? लखनऊ कोई बहुत छोटा तो है नहीं, लखनऊ में कई सारी कॉलोनीज़ हैं। मैंने डाल दिया कि भाई गोमती नगर में ले आना। चलो, गोमती नगर भी आ गया। अब गोमती नगर भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आपको सेक्टर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब सेक्टर में बहुत सारे घर हैं तो आपको घर का नंबर भी डालना पड़ेगा। और कभी कभी हो सकता है कि कंफ्यूजिंग रास्ते हों तो घर के नंबर के साथ साथ आपको लैंडमार्क भी डालना पड़ेगा, कोई फेमस कि आदमी उससे पूछ पूछ के पहुंच जाए। तो हुआ क्या कि आपको एकदम एक्यूरेट एड्रेस डालना है कि पार्सल आपके घर पे आ जाए। तो इसके लिए आपको लैंडमार्क, अपने घर का नंबर, कॉलोनी का नंबर, ठीक है, और उस पूरे ब्लॉक का एड्रेस या फिर उस कॉलोनी का एड्रेस, फिर आपको अपने ज़िला डालना पड़ेगा, ज़िले के बाद स्टेट डालना पड़ेगा और पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा ताकि आपके घर पर आसानी से पार्सल आए। बेसिकली आपने क्या सीखा कि आपको एक एड्रेस डालना है जिससे आपके घर पर प्रॉपर पार्सल पहुंच जाए, अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहा है पार्सल वाले भैया जो हैं फिर भी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे, अभी तो आपको 4 फिगर निकालना है, लेकिन 4 फिगर का काम क्या है? वो एक तरह का एड्रेस है। ठीक, अगर कोई कहे कि भाई टोपोग्राफिकल मैप में एक लाल कलर की हट बनी हुई है और वो हट ही है ना, वो मेरा घर है, तो भाई लाल कलर की हट तो कई सारी हो सकती हैं क्योंकि एक लार्ज एरिया का मैप है। तो आप बताओगे कि देखो एक रैंडम नंबर जो भी आपका 4 फिगर होगा वो दे दोगे कि भैया ये हमारा 4 फिगर है, मैप में देख लेना इस 4 फिगर में जो हट बनी हुई है वो मेरा घर है। तो वो 4 फिगर एड्रेस का काम करता है। लेकिन वो 4 फिगर निकालते कैसे हैं? सपोज ये आपका घर है और यहीं पे हमको पार्सल डिलीवर करना है। ठीक है, तो 4 फिगर कैसे निकलेगा? सबसे पहले 4 फिगर का मतलब क्या होता है? 4 फिगर का मतलब होता है उसमें 4 फिगर होते हैं। ठीक है, कितने फिगर? 4, 1 2 3 4, 4 फिगर होते हैं। अब इन 4 फिगर में जो पहले 2 फिगर होते हैं वो होते हैं ईस्टिंग। क्या होते हैं? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं।
4 फिगर होते हैं और पहले 2 फिगर होते हैं ईस्टिंग और दूसरे 2 फिगर होते हैं नॉर्दिंग। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया था ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग याद करके रखना बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा। ठीक है, तो कैसे काम आएगा, अब आपको 4 फिगर निकालना है, 2 ईस्टिंग चाहिए हमें। तो सबसे पहले देखो ये ग्रिड्स हैं हमारी, हमारा घर है यहाँ पर। 4 फिगर कैसे मिलेगा, सबसे पहले ईस्टिंग, ईस्टिंग यानी कि वर्टिकल लाइंस। तो ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, हम इनको वैल्यू देखते हैं इनकी। पहली वाली वर्टिकल लाइन 0 1 है, ठीक है, इधर देख लेते हैं। पहली वाली वर्टिकल लाइन 0 1 है, दूसरी वर्टिकल लाइन 0 2 है, तीसरी वर्टिकल लाइन 0 3 है। तो देखो 0 1 का ग्रिड कहाँ है, यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म हो जाता है। 0 2 यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म हो जाता है, और 0 3 यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म हो जाता है। तो हमारा ये जो पॉइंट है या जो घर है वो 0 3 में पड़ रहा है, ठीक है, 0 3 की वर्टिकल लाइन में। तो 0 3 हमारा क्या हो गया, ईस्टिंग हो गया। ठीक है, 0 3 हमारा ईस्टिंग हो गया। अब ऐसे ही हम नॉर्दिंग देखते हैं। 1 1 का ग्रिड यहां शुरू होके यहां पे खत्म, 1 2 का ग्रिड यहां पे शुरू होके यहां खत्म, 1 3 का यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, और 1 3 में ही हमारा घर है। तो हमारा नॉर्दिंग क्या हो गया, 1 3। अब आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि भैया 0 3 1 3 हमारा ग्रिड रेफरेंस है, हमारे घर का एड्रेस है, मैप में देख लेना और जाके पार्सल पहुंचा देना। तो पार्सल वाला आएगा, देखेगा 0 3, ठीक है, और 0 3 में क्योंकि इतने सारे घर हैं तो 0 3 के बाद नॉर्दिंग 1 3, तो 0 3 यहां आ गया, 1 3 यहां आ गया, और यहां पे आपका घर है और आपका एड्रेस है 0 3 1 3। तो ये काम करता है ग्रिड रेफरेंस। अब देखो यहां पे अभी सही से एड्रेस नहीं आया है। ये ग्रिड अभी मैंने आपको बताया एरिया कितना है, रियल में 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ये बहुत बड़ा एरिया है। यहां पे भी वो आएगा तो आपको फोन करके पूछेगा कि भैया कहां आना है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, यानी कि और माइन्यूट, एकदम घर का नंबर ही बता देंगे कि एकदम दरवाजे पे गाड़ी आके खड़ी हो जाए। 6 फिगर में 6 डिजिट्स होते हैं, एक इधर बढ़ा लो एक इधर बढ़ा लो। पहले 3 होते हैं ईस्टिंग और दूसरे 3 होते हैं नॉर्दिंग। लेकिन इनको लिखना कैसे है, तो अब देखो 0 3 1 3 तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसको आप याद रखेंगे 0 3 1 3। सबसे पहले 0 3 हमें पता है तो पहले 2 डिजिट हो गए, तीसरा वाला हमें निकालना है तो उसके लिए गैप छोड़ देते हैं। फिर 1 3 हमें पता है, तीसरा वाला नॉर्दिंग हमें निकालना है तो उसके लिए गैप छोड़ देते हैं। ठीक, अब हमें एक एक फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ये जो एक ईस्टिंग एक नॉर्दिंग ये निकालना है। 6 फिगर कैसे निकालेंगे, ये जो ग्रिड है जहां पे आपका घर है, सबसे पहले आपको पता है कि इसका एरिया पेपर पर कितना है, क्योंकि आपके हाथ में मैप है। पेपर पर यह है कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आपको करना है बस इतना सा कि एक शार्प पेंसिल लेनी है, एक प्रॉपर स्केल लेना है, शार्प पेंसिल ही लेनी है, ये कंपलसरी है वरना आंसर गलत हो जाएगा। और आपको इसको वर्टिकली इस तरह से और हॉरिजॉन्टली इस तरह से 10-10 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्योंकि 2 सेंटीमीटर है तो आपको 2 मिलीमीटर के 10 पार्ट करने हैं, ठीक है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये छोटे छोटे ईस्टिंग नॉर्दिंग बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे तो बनेंगे, छोटे छोटे ईस्टिंग नॉर्दिंग बन जाएंगे। थोड़ा सा माइन्यूट सा काम है, ठीक है, बोर्ड पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना मोटा सा मार्कर है। तो जब ये बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको इनको वैल्यू देनी है। कैसे, 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, और नीचे से भी शुरू करना है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। और सेम प्रोसेस जो आपने 4 फिगर में किया था वही 6 फिगर में करना है। नीचे से गिन लेना है और फिर यहां पे देख लेना है, ऊपर से गिन लेना है, फिर यहां पे। अब सपोज हम कहते हैं कि हमको एक ईस्टिंग चाहिए यहां पर, तो हम ऊपर से गिन लेंगे 0 1 2 3 4 5 में आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे 5। और नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी लगभग 5 में आएगा तो हम लिख देंगे 5। ये हो गया हमारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। मोटा माटी इस तरह से निकालते हैं क्योंकि बोर्ड पर इतना ही पॉसिबल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नहीं है, इसका एक फॉर्मूला भी है, डायरेक्ट निकाल रहा है आपने, तो मैंने 5-5 लिख दिया है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि 5 ग्रिड आ रहे हैं तो 5 को आप इंटू 2 करोगे,
आ जाएगा 10 इंटू 2 करो। क्यों करोगे? क्योंकि एक ग्रिड जो हमने डिवाइड किया है वो 2 मिलीमीटर का है, तो 5 ग्रिड यानी कि 2 मिलीमीटर से इंटू करोगे तो आएगा हमारा 10 मिलीमीटर। ठीक, ये थोड़ा सा लेंदी है और 10 मिलीमीटर हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें बस एक डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और आ जाएगा 5। तो जब हमें 5 ही लिखना है तो हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे, हम वापस क्यों उतना सब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 4 फिगर हो गया, 6 फिगर हो गया। ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि 4 फिगर कैसे निकालते हैं या 6 फिगर कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, इसी में समझा देता हूं मैं, रुको, अच्छा फिर दूसरा ही बना लेता हूं वरना आप कहोगे कि मेहनत नहीं कर रहे हो सर जी, इसी में हौच पौच कर दे रहे हो। एरिया निकालना है, क्वेश्चन आता है कि ईस्टिंग और नॉर्थिंग है, उसके बीच का एरिया निकालो किलोमीटर स्क्वायर में। तो अब मैं इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, मैं बस 4 ग्रिड बना लेता हूं इस तरह से। आपको पता है कि हर एक ग्रिड रियल में, क्योंकि किलोमीटर में पूछा है तो आपको रियल डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि पेपर पे तो किलोमीटर होता नहीं है ना। तो आपको पता है कि हर एक ग्रिड जो है वो कितने का है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये मैंने आपको बताया कि हर एक ग्रिड 1 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है, अब मैं इसमें ईस्टिंग नॉर्थिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन सपोज मैं इमेजिनरी लिख भी लेता हूं कि 04, 05, 06, 12, 13, 14। ठीक है, यहां भी इधर भी लिख देता हूं। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आपको सिंपल क्या करना है, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ को इंटू कर देना है। आपको जैसे क्वेश्चन आया कि भैया ईस्टिंग 4 से लेके 6 तक और नॉर्थिंग 12 से लेके 14 तक जो एरिया है उसका एरिया बता दो किलोमीटर में। तो आपको क्या करना है, इतना ही एरिया तो आया हमारा। इनक्लोज का मतलब होता है घिरा हुआ, उसी से मतलब कवर्ड, जैसे कि 4 से 6 के बीच का एरिया, तो 6 ये 4 ये इसके बीच का एरिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है एल यानी लेंथ। लेंथ कितनी होगी, 1, 2। ठीक है, आपको पता है 1 किलोमीटर एक ग्रिड का एरिया है, तो 2 है तो मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ निकालनी है आपको, तो कितनी है, 1, 2 यानी कि 2 किलोमीटर। ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भाई किलोमीटर में नहीं मीटर में निकालो, तो आपको क्या करना है पता, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। 4 किलोमीटर आपने निकाल लिया है, पूरा प्रोसेस वही करना है। लेकिन अगर मीटर में पूछा है तो आपको ये जो किलोमीटर वाला आंसर है इसको लिखना है इंटू 1000। आंसर कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर आएगा आपका जब आप एरिया निकालोगे। तो ये तो हो गई सारी कैलकुलेशन वाली चीजें। ठीक, अब एक और कैलकुलेशन वाली चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि किसी रोड का डिस्टेंस निकालना, कि भाई एक एरिया है ए एंड बी, जैसे मान लो कि ये है ए और ये है बी, यहां तक कोई रोड जा रही है। इस रोड का जो एरिया है वो आपको, रोड की जो लेंथ है वो आपको किलोमीटर में बतानी है। ठीक, कैसे निकलेगी, आपको मैंने बताया कि RF कितना है, 1:50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको इसकी लेंथ नाप लेनी है। लेंथ क्या करनी है, नाप लेनी है। और लेंथ जितनी भी आएगी, सपोज हम मान लेते हैं कि 6 आई है, 6 को आप 0.5 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप रोड की लंबाई निकाल सकते हो। तो ये हमारा सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो कंप्लीट हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कलर्स का ध्यान रखना है। कलर्स मतलब आप जब मैप देखते हो तो आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। उन कलर्स का मतलब होता है, वो ऐसे नहीं है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैं रेड करूंगा, येलो है तो येलो करूंगा, नॉट लाइक दिस।
वो रेड कलर किसी पर्पस से है, ब्लू कलर किसी पर्पस से है। तो कितने तरह के कलर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वाइट कलर होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, येलो होता है, इतनी तरह के कलर होते हैं, ठीक है। तो मैप पर ब्लू कलर जहां कहीं भी है वो है पानी, ठीक है, वाटर। वेल हो सकता है, रिवर हो सकती है, कैनाल हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, उसके अंदर पानी हो सकता है, ठीक है। येलो कलर आपको एग्रीकल्चरल लैंड या कल्टीवेबल लैंड दिखाता है। व्हाइट कलर आपको बैरन लैंड या फिर नॉन कल्टीवेबल लैंड दिखाता है, ठीक है। ब्राउन कलर से आपको कंटूर लाइंस दिखेंगी, ब्राउन कलर से आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे, ग्रीन कलर वेजिटेशन दिखाता है, ठीक है, और रेड कलर से हमारे सेटलमेंट्स होते हैं। तो इतनी तरह के कलर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल्स आपकी बुक में दिए हैं, अब उनको पढ़ाया नहीं जा सकता, यहाँ पे मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे कन्वेंशनल सिंबल हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो सिंबल आप मैप में देख के उनको क्या मतलब है उनका, वो आप कन्वेंशनल सिंबल में जाकर देख लो, और फिर जब क्वेश्चन आए कि भाई रेड कलर से कुछ बना है उसका मतलब बताओ, तो आपको बता देना है। तो इतनी चीज़ें आपको टोपोग्राफिकल मैप में ध्यान रखनी है। और कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है। जैसे कि एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई आरएफ की, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कंटूर इंटरवल की या कंटूर लाइंस की, इस तरह से कई और भी टर्म्स हैं। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसको हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टोपोग्राफिकल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप उनको समझ सको, याद कर सको और लिख सको। और उसके बाद हम जाएंगे अपने थ्योरी पार्ट में, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया से बाकी पूरा सिलेबस एक के बाद एक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।